कभी एक ऐसे राजा के बारे में सोचा है जो एक महान योद्धा तो था ही, साथ ही एक बेहतरीन कवि भी था? एक ऐसा शासक जिसने एक बड़े साम्राज्य पर राज किया और साथ ही योग और दर्शन के गहरे रहस्यों को भी सुलझाया। नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, ये इतिहास है। और ये कहानी है राजा भोज की। एक ऐसा नाम जो हमेशा के लिए ज्ञान और शक्ति का प्रतीक बन गया। योद्धा, कवि, वास्तुकार, दार्शनिक और योगी भी। क्या ये मुमकिन है कि एक ही इंसान में ये सारी खूबियां हों? ये सवाल ही अपने आप में थोड़ा अजीब लगता है। क्या सच में इतिहास में कोई ऐसा हो सकता है जिसने जिंदगी के इतने सारे अलग अलग मैदानों में महारत हासिल की हो? इसका जवाब है हाँ। एक शख्स था जिसमें ये सब कुछ था और उनका नाम था राजा भोज। तो आज की इस पड़ताल में हम राजा भोज की इसी असाधारण कहानी को परत दर परत खोलेंगे। हम देखेंगे कि उन्हें एक असंभव राजा क्यों कहा जाता था, जानेंगे कि उनकी परवरिश और तालीम कैसी थी, उनकी काबिलियत का दायरा कितना बड़ा था और आखिर में वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श कैसे बन गए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, आखिर राजा भोज में ऐसी क्या खास बात थी जो उन्हें इतिहास के दूसरे महान राजाओं से अलग करती है? देखिए, इतिहास में बड़े बड़े राजा भी हुए हैं और बड़े बड़े विद्वान भी, लेकिन राजा भोज इन दोनों का एक बहुत ही रेयर, एक बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन थे। वो सिर्फ कला और ज्ञान को सपोर्ट करने वाले राजा नहीं थे जैसा कि अक्सर होता था। नहीं, वो तो खुद एक ओरिजिनल थिंकर थे, ज्ञान को बनाने वाले, रचने वाले थे। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा कमाल का इंसान बना कैसे? कौन से हालात थे, कैसी पढ़ाई लिखाई थी जिसने एक राजकुमार को एक विद्वान राजा में बदल दिया? हम बात कर रहे हैं 11वीं सदी की शुरुआत की। राजा भोज ने परमार डायनेस्टी की राजधानी धारा से करीब करीब 45 साल तक राज किया। और ये वो दौर था जब सेंट्रल इंडिया कल्चर और नॉलेज का एक वाइब्रेंट हब हुआ करता था। एक प्रिंस के तौर पर भोज की जो एजुकेशन थी वो कोई मामूली नहीं थी। जाहिर है उन्हें राजकाज और जंग लड़ने की ट्रेनिंग तो मिली ही, लेकिन इसके साथ साथ संस्कृत के जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट्स थे जैसे ग्रामर, फिलॉसफी, पोएटिक्स, उन सब में उन्हें मास्टर बनाया गया। मतलब तैयारी सिर्फ राजा बनने की नहीं थी, तैयारी थी एक राजर्षि बनने की। और देखिए, यही सबसे जरूरी बात है। बहुत से राजा अपने दरबार में स्कॉलर्स को रखते थे, उन्हें सपोर्ट करते थे, लेकिन भोज सिर्फ सपोर्टर नहीं थे, वो तो खुद एक क्रिएटिव और ओरिजिनल थिंकर थे। ऐसे थिंकर जो पहले से मौजूद ज्ञान को चैलेंज करते थे और नए आइडियाज बनाते थे। अब बात करते हैं राजा भोज की रेंज की, उनकी काबिलियत की, और सच कहूं तो ये वाकई हैरान कर देने वाला है। उनका ज्ञान कहां तक फैला था, चलिए एक नजर डालते हैं। जरा इस लिस्ट को देखिए, पोएटिक्स और एस्थेटिक्स, योग, फिलॉसफी, ग्रामर, आर्किटेक्चर। ऐसा लगता है कि नॉलेज की कोई फील्ड थी ही नहीं जिसे भोज ने छुआ ना हो, और सिर्फ छुआ ही नहीं बल्कि उस पर एक अथॉरिटेटिव किताब भी लिखी हो। उनकी सारी किताबों में से एक किताब है जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, सम्रांगण सूत्रधार। ये किताब सिर्फ आर्किटेक्चर पर नहीं है जैसा कि नाम से लग सकता है, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, इसमें मंदिर कैसे बनाने हैं, शहर कैसे बसाने हैं, ये सब तो है ही। ये एक तरह का एनसाइक्लोपीडिया है। लेकिन जो चीज़ इसे सच में मिस्टीरियस बनाती है वो है यंत्रों का जिक्र, यानी मैकेनिकल डिवाइसेस का। जरा सोचिए, 11वीं सदी में कोई मैकेनिकल डिवाइस की डिटेल्ड बात कर रहा है। कितना कमाल का रहा होगा ये सब। चलिए अब राजा भोज की पर्सनैलिटी के एक और गहरे पहलू को समझते हैं, योग। सवाल ये है कि एक इतने पावरफुल राजा के लिए योग का क्या मतलब था? क्या ये सिर्फ एक हॉबी थी? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। भोज ने योग की सबसे अहम किताब पतंजलि के योग सूत्रों पर एक बहुत ही मशहूर कमेंट्री लिखी, जिसे भोज वृत्ति कहते हैं। पर उन्होंने सिर्फ सूत्रों को एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने योग की प्रैक्टिस को शैव फिलॉसफी, यानी जो फिलॉसफी भगवान शिव पर फोकस्ड है, उसके साथ जोड़ दिया। और ये उस जमाने के हिसाब से एक एकदम नया, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। तो भोज के लिए योग सिर्फ मोक्ष या स्पिरिचुअलिटी का रास्ता नहीं था। नहीं, उनके लिए ये अच्छे गवर्नेंस, एक अच्छे शासन की नींव थी। उनकी सोच बिल्कुल साफ थी। योग आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, और जिस राजा का खुद पर कंट्रोल है वही सही मायने में राज करने का अधिकार रखता है।
लॉजिक बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरा था। जो राजा अपने ही मन और अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं पा सकता, वो भला इतने बड़े साम्राज्य पर क्या शासन करेगा। मतलब भोज के लिए खुद को जीतना ही पूरी दुनिया को जीतने का पहला और सबसे जरूरी कदम था। भोज सिर्फ अकेले ही जीनियस नहीं थे, उन्होंने अपने चारों तरफ जीनियस लोगों का एक पूरा माहौल, एक इकोसिस्टम तैयार किया था। उनके राज में उनके राजधानी धारा नॉलेज का एक ऐसा सेंटर बन गई जैसे कभी तक्षशिला या नालंदा हुआ करते थे। पूरे सबकॉन्टिनेंट से जो बेस्ट माइंड्स थे, स्कॉलर्स, पोएट्स, फिलोसोफर्स, वो सब धारा की तरफ खींचे चले आते थे। और उनका दरबार बाकी शाही दरबारों जैसा नहीं था। वहां राजा सिर्फ चुपचाप बैठकर देखने वाला या पैसे देने वाला स्पॉन्सर नहीं था। राजा भोज तो खुद स्कॉलर्स के साथ डिबेट करते थे, बहसों में हिस्सा लेते थे और नई चीजें लिखने में उन्हें गाइड भी करते थे। वो सिर्फ एक पेट्रन नहीं, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। तो आखिर में बात करते हैं उनकी विरासत की, कि कैसे राजा भोज अपने जाने के बाद भी एक आदर्श, एक आइडियल बन गए। इंडियन ट्रेडिशन में एक बहुत पुराना और ऊंचा आइडियल है राजर्षि का, यानी राजा भी और ऋषि भी। एक ऐसा शासक जिसके पास पॉलिटिकल पावर तो है ही, लेकिन साथ में एक ऋषि जैसी समझदारी और डिटैचमेंट भी है। राजा भोज मानो इसी आइडियल की जीती जागती मिसाल थे। उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली ताकत और गहरा ज्ञान ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथी हैं। और फिर वक्त के साथ राजा भोज सिर्फ एक ऐतिहासिक राजा नहीं रहे, वो एक सिंबल बन गए। भारत की कहानियों में, कहावतों में राजा भोज का नाम एक परफेक्ट, बुद्धिमान और इंसाफ करने वाले राजा का दूसरा नाम बन गया। तो आखिर में राजा भोज की लेगेसी यही है। वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत बन गए कि असली पावर सिर्फ तलवार या दौलत से नहीं आती, बल्कि वो तो ज्ञान, सेल्फ डिसिप्लिन और कल्चर के मिलने से पैदा होती है। राजा भोज की कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज की दुनिया में हम पावर को मिलिट्री और इकोनॉमी से नापते हैं ना, पर उनकी जिंदगी हमें एक अलग ही रास्ता दिखाती है। क्या हो अगर असली टिकने वाली ताकत बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आती हो, ज्ञान से, खुद पर जीत हासिल करने से।